नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 6 जून और 6 जून के हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम देखते हैं। उससे पहले अगर आपको इनमें से किसी भी आर्टिकल के लिए पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जितना भी यहाँ पे कंटेंट होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन कई स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, लिखा हुआ हमें चाहिए। मेंस में बहुत काम आती है सारी चीजें। तो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप पीडीएफ की भी जानकारी ले सकते। लेकिन ये पीडीएफ जो है ये पेड रहेगी, ये फ्री नहीं। इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन फ्री है, लेकिन पीडीएफ जो है ना वो पूरी पेड है। तो आप सभी लोग, जो भी आप में से चाहता है वो ले सकता है ये पीडीएफ को। मेन से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट है उसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो जैसा सही लगा उस हिसाब से आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आज हम अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो है मिशन वात्सल्य, दूसरा है अरबी, फिर है फुकोट करनाली एक प्रोजेक्ट, गोवर्धन, हिग्स बोसन, इंश्योरेंस सेक्टर। सबसे पहला मिशन है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य यहाँ पर क्या है कि NIPCDD ने एक मोहाली जो है पंजाब की तरफ, वहां पर एक मिशन वात्सल्य को है पूरा बनाया है, पूरा उसका एक किया है। अब पहले तो ये बताओ मिशन वात्सल्य क्या है। तो देखो ये समझना मेरी बात को। मिशन वात्सल्य क्या है, ये प्रश्न किसमें पूछा जाएगा? मिशन वात्सल्य क्या है ये प्रश्न हमसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि वात्सल्य से हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बच्चों के लिए है। ठीक है, ये वो है कि भाई हमारा जितना भी सतत मूल्यांकन है, जो सतत विकास है, जो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों से ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये चाइल्ड के ऊपर बात करता है। इसका मिशन ही यही है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे। हर एक किशोर की न्याय देखभाल, संरक्षण प्रणाली को सशक्त करना, बाल अधिकारों के ऊपर काम करना, वकालत जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना, सारी चीजें इसमें। तो जो एक असल में इसके ऊपर एक एक्ट भी आया था, जुवेनाइल जस्टिस, वो यही कहता है, आपने सुना है ना, पॉक्सो एक्ट, ये उसी के तहत है कि भाई बच्चों को यौन अपराधों से बचाने की कोशिश करनी है। तो इस मिशन वात्सल्य में पूछेगा तो इसमें हर प्रकार की चीजें होंगी, बच्चों से जुड़े हुए वैधानिक निकाय, संरचनाओं का सशक्तिकरण करना, देखभाल सेवाएं करना, आपातकालीन चीजें समझाना, सारी चीजें इसमें बनी। ये 2021-22 में शुरू की गई थी और इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपना स्टार्ट किया। लेकिन देखिए, अब इससे क्वेश्चन जो है ना, अब समझना, इसको आपको भी मैं सिखा रही हूँ कि आपको कैसे ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा प्रश्न किस चीज के लिए जरूरी है। ये जो प्रश्न है ना मिशन वात्सल्य जैसा, ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ होगा? प्रीलिम्स के लिए, जो यहाँ पर पेपर होते हैं उससे। लेकिन अगर कभी मेंस में आपसे कोई ऐसा सवाल करता है कि सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए या स्पेशली बाल विकास के लिए ऐसी क्या क्या चीजें करी, तब आप इस मिशन लिख सकते हैं। उस समय ये मिशन का नाम हमारे लिए जरूर, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपने अपने आंसर को कंप्लीट करते हुए चलना है कि जो उस समय आपको जरूरी दिखता है ना, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। समझ रहे हो? ये जो है NIPCCD जो इसको स्टार्ट कर रही है वो न्यू दिल्ली में बनी हुई है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर ही काम करती है। जिसका काम है महिला और जिसका काम है चाइल्ड के लिए, बच्चों के बाल विकास के लिए काम करना, पॉलिसीज का नया नया बताना और वो पॉलिसीज चेक करना कहाँ तक सक्सेसफुल है। या आप देखिए, मिशन वात्सल्य, आत्मनिर्भर का भारत का बजट, उसमें है सारी चीजें लिखी हुई है, बॉडीज बनाना, ट्रेनिंग करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, ये सारे एफर्ट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो
दोनों प्रकार से आप समझ गए ना किस प्रकार से सवाल इसके ऊपर बन सकता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अरब लीग। अरब की सरकार जो है उन्होंने 12 साल की अनुपस्थिति के बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी के लिए मतदान किया गया। असल में अरब लीग क्या है? अरब लीग एक ऐसा संगठन है जो कि हमारे मध्य पूर्व देशों का अलग से बना हुआ है, जिनके लोग अरबी भाषा। असल में 1945 में बनाया गया था अरब कंट्री द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर क्यारो इजिप्ट में है। 22 मेंबर है इसमें। कौन कौन से? इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यमन, फलस्तीन। इसमें और भी है, इंडिया भी है। लेकिन हम ऑब्जर्वर बस जाते हैं, वोटिंग देने की पावर नहीं, डिसीजन नहीं ले सकते वहां पर। समझ रहे? तो ये सब कर रहे हैं। इनका मेन मेन काम क्या है भाई? इनका मेन काम है कि हम आपस में लोगों का बीच में ग्रुपिंग अच्छी बढ़ानी है, सब चीजें। जैसे आप सभी जानते हैं ना कि ब्रिक्स भी काम करता है। जैसे ब्रिक्स काम करता है वैसे ही भी काम करता है। तो स्वतंत्रता, संप्रभुता की रक्षा करना, वो सब। असल में क्या हो रहा था ना कि ये जो लीग थी वो बहुमत के आधार पर सारे निर्णय लेती थी। और यहाँ पे सदस्यों को प्रस्ताव पालन करने के लिए कोई भी एक अच्छा तंत्र नहीं बनाया गया था। और इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आंतरिक संघर्षों पर सामूहिक निष्क्रियता के चलते काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। तो अब इसको क्या करना, इसके ने जो है वो काफी जो है ना क्रिटिसाइज करने का ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर हुआ क्या था, जब प्रेसिडेंट बशर असाद थे सीरिया में, उनका विरोध किया गया था, वहां हिंसक हुआ था, इसलिए 2011 में अरब लीग ने क्या किया था, जो सीरिया मेंबर था ना हटा दिया। तो अब 12 साल बाद वापस से किया। ठीक है। और हुआ क्या था, अरब स्प्रिंग विद्रोह के हिस्से के रूप में वहां पे जो देश की, जो पूरे देश भर में सरकार के बहुत विरोध के प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद मार्च 2011 में वहां पर 1.5 मिलियन लोगों को मार दिया गया था। और काफी सारे लोग वहां पर विस्थापित हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो सीरिया, वहां पे सीरिया की सरकार इन सब प्रोटेस्ट को वहां पे स्टॉप नहीं कर पाई थी। तो सरकार को क्या, तो अरब लीग ने क्या डिसाइड किया कि इनको अरब लीग के पूरे एरिया से हटा दिया जाए। ये डिसाइड। अब फिर ये डिसाइड हुआ, इसके बाद जाकर के जो है अब वापस लिया गया। अरब की जो पूरे अरब लीग है उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया, क्यारो इजिप्ट में उनकी मीटिंग हुई। और सब लोगों ने यहाँ पर, जो 22 मेंबर कंट्री है उनमें से 13 लोगों ने यहाँ पर हाँ के फेवर में डिसीजन, 13 में से, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई ठीक है, हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं और सीरिया को अब वापस हम ले सकते हैं। ठीक है। अरब लीग यहाँ पर अब वापस में। तो हमसे क्या प्रश्न बनेगा यहाँ पर? हमसे इसमें कोई मेंस में सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि इतना मतलब हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है पढ़ना। लेकिन प्रीलिम्स में सवाल बनेगा। प्रीलिम्स में हमसे क्या पूछेगा कि अरब लीग में कौन कौन से देश शामिल हैं। 22 मेंबर कंट्रीज के नाम पूछेगा। 4 नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से ये है, कौन से हैं, कौन से नहीं है। कुछ इस प्रकार से सब क्वेश्चन बन सकता है। मतलब हाई चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बने। समझ गए हैं सभी लोग? इस प्रकार से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। इसके 22 की 22 कंट्रीज के नाम लिख लेना एक जगह पे अलग से, तो क्योंकि अगर आता है तो मतलब देर इज अ चांस कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तब मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई इससे कोई ना कोई सवाल सीधा बन सकता है। पढ़ लेंगे सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे अपना। ठीक है ना सभी? चलो आगे बढ़े। अब हम ये समझ लेते हैं आगे इसके कि इसका क्या महत्व है इस डिसीजन। तो सीरिया को जब पहले बहाल किया गया उसके अलग कारण थे। अब यहाँ पे क्या है, सीरिया को वापस लाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक डिसीजन अपना है, हर कंट्री का अपना डिसीजन है। तो अब क्या होगा कि भाई सीरिया के साथ सबके रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने उनके साथ अपने रिलेशन को वापस सही करने से मना कर दिया। तो इस लीग में सीरिया की वापसी के निर्णय से संघर्ष के राजनीतिक समाधान तक धीरे धीरे पहुंचने के लिए बातचीत जो है वो चल रही है, बेटर हो जाएंगे। सीरिया के लिए जरूरी है ये चीजें। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये सारी कंट्रीज हैं। ये क्या है? रेड सी। ये पूरा रेड सी है यहाँ पे बना हुआ। ठीक है। ये रहा यमन, ओमान, जिबूती, सोमालिया, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, एरिट्रिया। यहाँ पे एरिट्रिया है। ठीक है। मोरक्को, ये जो है ना मोरक्को, और ये इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे बीचों बीच बना हुआ है। और ये सारी कंट्रीज वो हैं, छोटी 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 कंट्रीज, जहां पर अरबी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाए। ठीक है भाई, ये दो आर्टिकल्स अपने कंप्लीट कीजिएगा। थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है फुकोट करनाली। करनाली नाम से आपको समझ में आया? करनाली, नेपाल, कुछ याद आ रहा है? आपने जब अपना रिवर्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने करनाली रिवर पढ़ा होगा। तो करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एनपीएचसी जो कि भारत की है विद्युत उत्पादन कंपनी, उन्होंने नेपाल के साथ साइन करा है, जिसमें फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ये करनाली नेपाल कलिकोट में सिचुएटेड है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हम ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट बना चुके हैं इनके साथ, क्योंकि सीमा साझा करते हैं ना, सीमा साझा करते हैं, नदियां साझा करते हैं, तो बहुत सारा आवाजाही तो लगी रहती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए करनाली नदी के प्रवाह का उपयोग किया जाएगा। वहीं से उस नदी का जो प्रवाह होता है, उसी से वहां पर जो है विद्युत का उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है भाई, इस परियोजना में 2448 गीगावाट किया जाएगा। ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, मेन बात क्या होना है, कहाँ पे बना हुआ ये अपने को पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा। और सुनो, अगर कभी भी आप लोगों से इंडिया और नेपाल के संबंधों पे प्रश्न आता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया नेपाल के संबंधों पे प्रश्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत न्यूज में रहता है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने क्या बोला था कि भारत और नेपाल के संबंधों को हम हिमालय की ऊंची चोटी तक पहुंचाने वाले हैं। तो देखो भाई, जरूरी है पढ़ना, इंडिया नेपाल पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बड़ा न्यूज में रहता है। तो ये एक पॉइंट ऐड कर। अभी मैंने कल के लेक्चर में बताया था बुद्धिज्म को इस्तेमाल करना, मतलब इस्तेमाल इन द सेंस कि अच्छे वे में, गलत में नहीं। तो बुद्धिज्म का इस्तेमाल करके हम सॉफ्ट पावर के रूप में करेंगे उसको। उसी प्रकार से आपने ये भी लर्न करना है कि भाई ऐसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आंसर लिख सकते हो कि इंडिया ने ये भी एक स्टार्ट करा है। उसके अलावा हम और भी कर रहे हैं, पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा ना कि दो देशों के बीच में संबंध जो होते हैं ना, वो बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि जो वहां पर नेपाल में जल विद्युत सहयोग चाहिए ना, वो वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। महाकाली रिवर के ऊपर भी हमने किया है। तो दोनों देशों के बीच में जो विद्युत आपूर्ति का आदान प्रदान है वो बढ़ेगा। विद्युत आपूर्ति बढ़ेगी तो जो रिलेशन है वो भी सही होने शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों की वजह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ना, थोड़ा कम हो। वैसे चाइना का इन्फ्लुएंस खूब है, पर कम करने में एक सहायक हो जाए। ठीक है, नेपाल को थोड़ा मिलेगा फायदा। कहा जाता है ना, ये जो है नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये एक अच्छा अवसर मिल जाता है दोनों देशों को एक दूसरे के साथ जो है एक अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, चीजें सरह देखने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसको भी पढ़ लेना एक बार। और जब जहां पे भी देखो, मैं आपको सजेशन ये देती हूँ कि आप ना एक अलग से नोटबुक बना लो। तो बहुत मोटी नोटबुक नहीं, बहुत पतली सी बनाओ, जहां पर आप ये सारी चीजें लिखो कि किसके किसके साथ संबंध कैसे। जैसे अभी मोदी जी 3 जगह पे विजिट पे गए हैं। अभी वो क्वाड के मीटिंग के लिए जापान गए, फिर वो G7 के लिए जापान गए, फिर वो फिक्की नहीं सॉरी, FIPI, ठीक है, फिक्को के लिए वहां पे गए, आइलैंड्स के लिए पपुआ न्यू गिनिया। तो रिश्ते बढ़े। तो ऐसे नेपाल हो गया, पूरा आसियान के साथ हो गया। तो रिश्ते बढ़ाने के लिए जो जो स्टेप लिए है ना सरकारों ने, आप उनको लिखना शुरू करो कि रिश्ते बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। इनको आप लोग यहाँ पर जो है वो लिखते जाओ, इनको आपने नोट करते जाना है, और यही सब आप लोगों से ज्यादा अच्छे से पूछा जाए। ठीक है, तो अलग से नोटबुक ही बना लो जिसमें ये सारी जितनी भी चीजें होंगी वो आप एक साथ नोट करते जाओगे, आसानी हो जाती है। मेरा बस ये कहने का अर्थ है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा आसानी हो जाता है कि चीजों के बारे में थोड़ा इजी पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया को भी बेनिफिट मिलेंगे। और यही जो है हमारी जो बना रही है यहाँ पर, वो कौन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि मिनी रत्ना के अंडर आती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सारा काम देखती है, प्लान करती है, प्रमोट करती है सारी तरीके से
ये है NHEPC, पूरा इस तरीके से सारा काम करती है। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख लीजिएगा, या आप लोगों से मतलब शॉर्ट शॉर्ट में पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है, क्या क्या सुधार। अगली स्कीम है हमारी गोवर्धन स्कीम। हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय है, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक URP यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है गोवर्धन के, जिसमें जो भी आपका बायोगैस होगा, CBG सेक्टर होगा, उन सबका एक साथ यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था जिसका उद्देश्य भारत में बायोगैस CNG संयंत्र स्थापित करना है, उनके लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल बना दिया जाएगा। तो गोवर्धन, गोबर से आप क्या याद रखेंगे? बायोगैस। तो बायोगैस का धन पूरा का पूरा एक साथ जोड़ दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें एक साथ यहाँ पर इकट्ठा एक ही रजिस्ट्रेशन में करा दी जाएगी। कोई भी वहां पर उस पोर्टल में आपको जो भी परचेज करना है, अपलोड करना है, कुछ भी लेना है, वो सारा कुछ एक साथ कर सकते हो। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से सभी लोग सारा का सारा वहां से डेटा इकट्ठा करना, डेटा डिवाइड करना, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठी करना, मतलब हर प्रकार की चीजें वहां से एक साथ ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं रिपोजिटरी पोर्टल। और इससे पता है फायदा क्या होता है? इससे फायदा कुछ इस प्रकार से होता है कि हर एक व्यक्ति, कोई भी हो जाए, वो सारी मिनिस्ट्रीज भी एक साथ जुड़ जाती है। बड़ा फायदा होता है इससे, मिनिस्ट्रीज एक साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में भी तो सामंजस्य बिठाना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मिनिस्ट्रीज का साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो गोवर्धन स्कीम, पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, ये पहले आई थी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो सोर्सेज धन, जिसमें सारी गवर्नमेंट के अप्रोच को एक साथ कर दिया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाती है। 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत फेज 2 के रूप में इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है भाई। जिसमें भाई उसी वेस्ट से जो है एनर्जी जनरेट की जाएगी, बायोगैस, CBG, बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे। इस पूरे को अभी फिलहाल के लिए तो जल शक्ति मंत्रालय है ना, उन्हीं का एक डिपार्टमेंट संभाल रहा है। ठीक है, तो इसका यही इनिशिएटिव है कि भाई इंडिया की जो भी वेल्थ है यहाँ पर उसको और अच्छे से जनरेट किया जा सके, कि इंडिया में पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन होती है ना, पशुधन, वो भी अच्छा खासा है। तो पशुधन ज्यादा है तो उससे मिलने वाला अपशिष्ट भी ज्यादा है, उसी प्रकार से इसको नियोजन करने की जरूरत है। तो वही नियोजन यहाँ पर सरकार द्वारा करने की पूरी कोशिश करी गई है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अभी पहल चल रही है, बढ़िया है, और स्टार्ट हो गया है ये सारी चीजें। तो ये भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से सीधे सीधे तरीके से पूछी जा सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। वो बर्डन पे वैसे तो देखो क्वेश्चन आएगा भी तो ज्यादा पूछेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो ये आपसे सवाल बनेगा तो मेंस के लिए ही बनेगा, या फिर प्रीलिम्स में भी सिंपल सिंपल पूछेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है भाई। अगला है हिग्स बोसन। ये एक न्यूक्लियर रिसर्च का प्रोजेक्ट है, हिग्स बोसन के नाम से। तो इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, मैं वैसे समझा देती हूँ उसका क्रक्स क्या है। तो भाई एक हिग्स बोसन डिके, डिके मतलब उसका खराब हो जाना, दुर्लभ हिग्स बोसन का एक क्षय देखने को मिला। एक एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन नाभिकीय अनुसंधान संगठन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इन्होंने यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा है कि भाई हिग्स बोसन डिके यहाँ पे देखने को मिला है गॉड पार्टिकल 2012 में, पार्टिकल फिजिक्स के तहत। ठीक है भाई, हिग्स बोसन है क्या? हिग्स बोसन हिग्स की फील्ड में काम कर, मतलब हिग्स की फील्ड में ही एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल है, जो कि साइंटिस्ट को यहाँ पर यूनिवर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझाता है, कि भाई जो भी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है उससे सबसे अच्छा सिद्धांत है, उस पर बना हुआ हिग्स बोसन सिद्धांत। हिग्स बोसन जो है, जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे कई बार गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, ये 1964 में पीटर हिग्स, फ्रांसिस एंगलोट और उनके साथ और 4 लोगों ने किया था, जिसके लिए इसका नाम हिग्स बोसन पड़ा। ठीक है, इसको डिस्कवर किया 2012
12 में। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया कि भाई इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं और एक प्रोटॉन से भी बड़ा है ये। और इसका जो चार्ज है बिल्कुल चार्ज नहीं है, जीरो स्पिन है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम जो नंबर है इसका वो भी जीरो है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो इसमें ये सारी चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है भाई, तो ये बताता है कि भाई इसमें बिग बैंग के 1 सेकंड के अरबवें हिस्से के भीतर मौजूद स्थितियों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं हिग्स बोसन, जिसके पूरा जो इसका किया गया है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे बना हुआ है, वहीं पर इसको पूरा जांच की गई है। ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर ग्लूऑन, क्वार्क्स ऐसे करके पार्टिकल्स हैं जिसमें भी अलग से एक मास होता है। तो ये पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि मास किस में प्रेजेंट। ठीक है, सो ये सब भी आपसे मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसको भी एक आप लिख लीजिएगा। आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर। पहले तो मैं ये बता दूं, भारत में इंश्योरेंस संभालने के लिए IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो ये बता रही है कि हम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आ रहे हैं जो कि सार्वभौमिक कवर करेगी। ठीक है, अब बोला तो ये गया है भाई कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें 2047 तक सभी का बीमा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। मतलब पूरे इंडिया का रहेगा। जैसे UPI करते हैं, हर चीज में हर एक को यहाँ पर लिंक है, सारे बैंक अकाउंट और सारी चीजें। इसी प्रकार से एक ऐसा और एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें सरल शब्दों में सारी चीजों को समझाया जाए। बीमा विस्तार करके एक स्कीम चलाई जाएगी। अगर कभी भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर मेडिकल के समय इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गई या किसी की मृत्यु हो गई है, तो इस प्रकार की चीजों को ये संभाल सकता है। क्योंकि अभी भारत में क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है। चाहे हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ पर जो बीमा और ये इंश्योरेंस वगैरह लेना, बहुत कम लोग इस चीज को कर पाते हैं। 1.5% से भी कम है यहाँ पर। तो इसीलिए ये चीज बोली गई है कि भाई बीमा कवरेज एक होनी चाहिए, और हमारे GDP में ये काफी हेल्प करता है। और ये बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए जरूरी है। और एक देश की अगर कभी भी विकास के स्तर का आकलन करना है तो इसे भी एक हम आकलन कर सकते हैं। बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम का ही एक अनुपात होता है ये। तो इंश्योरेंस जो है यहाँ पर उससे क्या मिलता है, फायदा क्या होता है इससे? एक तो पहले तो जो भी बिजनेस और ह्यूमन लाइफ है उनको एक वित्तीय सहायता मिलती है, कभी भी अनिश्चितताएं आ जाती है तो आप हम सभी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिलती है भाई, आगे चल के बहुत सहायता मिल जाती है। कभी कुछ बिजनेस में लॉस हो गया या कुछ भी दिक्कत वैसी आ जाती है तो हमें एक अच्छा खासा हमारा एक पैसा सिक्योर रहता है। तो IRDA पूरा संभालता है, वही पूरा रेगुलेशन बताता है कि भाई किस तरीके से गांव के इलाकों में भी हम इसको कैसे इसकी जड़ें फैला सकते हैं, क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी अभी है नहीं, पता नहीं है कि क्या होता है, क्या फायदा मिलता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अभी बनाया जाएगा। अभी हुआ नहीं है पूरे तरीके से, पर ये चीज आगे बढ़ेगी और एक नया रूप लेकर के बताएगी आगे। कोशिश तो है इसको आगे बढ़ाने की, पर इसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहली चीज तो लोगों में जागरूकता का अभाव है, ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है। और खराब वितरण है उत्पाद में भी, मूल्य निर्धारण में, जीवन बीमा के प्रति नकारात्मक धारणाएं हैं सबकी, जिसको तोड़ने के लिए इसको अवेयरनेस किया जाए। ठीक है, अच्छे से इसको सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। तो लास्ट तक आते आते बात मेन यही है कि सरकार को, पार्लियामेंट को भी इसके लिए कोई एक नया सा रूल बनाना चाहिए और लोगों को और आगे आने का मौका देना चाहिए। और सरकार को भी इस पे GST कम करने का सोचना चाहिए, हेल्थ के ऊपर 18% से नीचे तक के लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग स्वास्थ्य कवर खरीदने में सक्षम होते हैं वे इतना कर तो चुका ही सकते हैं। ऐसे देश में कभी सफल नहीं हो सकती जहां एक स्वास्थ्य आपदा में एक संपूर्ण परिवार गरीबी रेखा के नीचे जा सकता। राइट, तो ये इसका आप एक बार याद रखिएगा, ये भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। मैंने स्टॉप कर दिया है वीडियो को, आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं कि इस प्रकार से भी है ये। आज के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जैसे कि आपने यूनाइटेड नेशंस के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है,
यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे काम करता है, सबने पढ़ी है ना ये चीजें। तो यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसके हेडक्वार्टर्स स्विस कैपिटल बर्न में है, जिसमें 192 कंट्री है, इंडिया इसमें इंक्लूडेड है। जो पोस्टल चीजों को यहाँ पर काम देखती है, 1874 में बनी थी। पोस्टल सुविधाओं के ऊपर सारी चीजें देखने के लिए ये कामयाब। ठीक है भाई, तो ऐसे ही जैसे यूएन की हम सारी एजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यूएन में वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं ना ये सारी चीजें, सेम उसी प्रकार से ये भी एक तरीके की ऐसी ही एजेंसी है जो इन सब कामों को करने के लिए एलिजिबल होती है। तो पोस्टल से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं को जोड़ती है ये वर्ल्ड में। तो सारी चीजें ठीक लिखी है, आप इसमें रीड कर सकते हो, इंडिया इसका भी मेंबर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत अच्छा डेटा है। मैं ये कहूंगी कि जो भी मेंस की आप में से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये डेटा इकट्ठा करके लिख लो। पूछता है कि भारत में सिंचित कृषि जो भूमि है, इरिगेटेड लैंड जो है वो कितना है। 2022-23 के हिसाब से 210 मिलियन हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्र में लगभग 55% सिंचित भूमि है। और कुल सिंचित क्षेत्र में से वर्तमान में 40% जल का एक नेटवर्क है, और बाकी सब 60% में भूजल ग्राउंड वाटर के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट्स अपने आप में दोनों यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम चलाती है, वाटर रिसोर्स के सारे प्रोग्राम चलाती है, रूरल डेवलपमेंट के ये दोनों प्रोग्राम चलते हैं। तो ये प्रोग्राम्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिससे जुड़ी हुई सारी बातें ये लिखी गई है। नीति आयोग इस पूरे पे यहाँ पर बताया है कि भारत में आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि, भारत में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित जो है वो करने के लिए कामयाब है। तो इस प्रकार से आपको पूरा एक ये डेटा बहुत काम आ सकता है अपने आगे आने वाले मेंस के टॉपिक के लिए, बहुत ज्यादा काम आएगा कि ये क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रूल है। ठीक है, इसको आप लोगों से सीधा सीधा, मतलब सीधा सीधा सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। तो इसको आप लोगों को लिखना है और इस पूरे को लिख लेना, सारी चीजें इसमें से रीड कर लेना। बाकी ये डेटा जो है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये डेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैं तो आपको यही एक सजेशन दूंगी कि डेटा पूरा लर्न करके जाना भाई, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कहीं से भी पूछेगा तो सवाल बनेंगे इनसे। सो इसको लिख लेना, पूरा हो जाएगा सबसे ये पूरा। तो प्रीलिम्स और मेंस जिसमें जरूर जैसे जैसे हैं मैंने आपको बता दी है, इस पूरे को देखना, वीडियो को सुनना, समझना, लाइक करना, कमेंट कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की, लिखने की। ये सब करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको पूरा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा है, जितनी भी चीजें वो आप यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। कंप्लीट करना भाई, यहाँ तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।